अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आज हम देखेंगे कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के इख्तलाफात में हकीकत कितनी है और अफसाना कितना है। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत की तारीख पर नजर रखने वाले जानते हैं कि दो धारी सियासत पाकिस्तान में खासी कामयाब रहती है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल शरीफ खानदान है, जिसमें मियां नवाज शरीफ अवामी जज्बात की सियासत करते हैं और सियासी जरूरत हो तो एस्टैब्लिशमेंट को भी ललकार देते हैं। दूसरी तरफ उनके छोटे भाई मियां शहबाज शरीफ हैं, जो हमेशा ताकत के मराकज से बनाकर रखते हैं। मियां नवाज शरीफ जो आग लगाते हैं, शहबाज शरीफ उस पर पानी डालते रहते हैं। इसी कामयाब मॉडल को देखते हुए पीपल्स पार्टी की क़यादत ने भी गालबन यही पॉलिसी अपना ली है। जिस तरह एक आम तासुर यह है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की पॉलिसी में फर्क है, बिल्कुल इसी तरह अब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और शरीक चेयरमैन यह तासुर देने की कोशिश में है कि उनकी पॉलिसियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। एक तरफ आसिफ अली जरदारी मफाहमत के बादशाह का किरदार अदा करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो मज़ाहमती सियासत करके नौजवान नस्ल को अपनी तरफ मायल करने की कोशिश कर रहे हैं। 3 दिन पहले 8 सितंबर को बिलावल भुट्टो ने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि वो इलेक्शन की तारीख दे। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी 60 दिन में इलेक्शन के लिए भी तैयार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले भी इलेक्शंस के लिए तैयार थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में 14 पे इलेक्शंस करने के लिए तैयार थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 60 डेज में इलेक्शंस करवाने के लिए तैयार थे और 90 दिन आइन के मुताबिक इलेक्शंस करवाने के लिए तैयार है। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो का बयान सामने आने के अगले ही दिन उनके वालिद और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी का बयान सामने आ गया, जिसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन मर्दमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियां कराने का पाबंद है। हमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम मेंबरान पर पूरा एतमाद है। आसिफ जरदारी ने यह मशवरा भी दिया कि सबको सियासत से पहले मईशत की फिक्र करनी चाहिए। साबिक सदर के इस बयान के बारे में जब बिलावल भुट्टो से पूछा गया तो उन्होंने अपने जवाब से सबको चौंका दिया। घर के मामलों में मैं सदर जरदारी साहब की बातों पे पाबंद हूँ। जहाँ तक सियासी बातें हैं और जहाँ तक आइन की बात है और जहाँ तक पार्टी पॉलिसी है, तो मुझे अपने कारकुन के और अपना पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो फैसले हैं उन पे पाबंद हूँ। नाज़रीन, ये दूसरा मौका है जब बिलावल भुट्टो ने अपने वालिद की पॉलिसी से इख्तलाफ का सरेआम इजहार किया है। इससे पहले 7 अगस्त को कौमी असम्बली के अलविदाई इजलास से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा था कि हमारे बड़े हमसे वही सियासत कराना चाहते हैं जो उन्होंने 30 साल भुगती है। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को ऐसे फैसले अपनाने चाहिए कि अगले चलकर मेरे और मरियम नवाज के लिए सियासत आसान हो। मियां साहब को और जरदारी साहब को ऐसे फैसले लेना चाहिए जिससे मेरे लिए और मरियम शरीफ साहिबा के लिए आगे जाके सियासत आसान हो, मुश्किल ना हो। ऐसे लगता है कि हमारे बड़ों ने फैसला किया है कि जो 30 साल आप लोगों ने सियासत भुगता है, वैसे ही आप चाहते हो कि आगे जाके 30 साल हम सियासत करें। नाज़रीन, इलेक्शन की तारीख के हवाले से इख्तलाफ सिर्फ आसिफ जरदारी और बिलावल में ही नहीं है, बल्कि इलेक्शन कमीशन और ऐवान सदर में भी इस मामले पर रस्सा कशी जारी है। कौमी असम्बली तहलील हुए 32 रोज गुजर गए हैं, लेकिन ना तो सदर मुमलिकत इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर रहे हैं और ना ही इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने को तैयार है। निगरान वजीर कानून की सदर मुमलिकत से मुलाकात के बाद ये तवक्को की जा रही है कि जल्द ही कोई ब्रेक थ्रू सामने आ जाएगा। नाज़रीन, इंतखाबात के मामले पर बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी के इख्तलाफी बयानात अपनी जगह, लेकिन सिंध की सियासत में भी पीपल्स पार्टी को नए चैलेंजेस का सामना है। कराची में पीपल्स पार्टी अपना मेयर बनाने में तो कामयाब हो गई, लेकिन अब कराची में उसके साबका इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग नून मुकाबले पर आ रही है। तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में घिर जाने के बाद मुस्लिम लीग नून की तवज्जो का रुख कराची की तरफ हो चुका है और वो गुज़िश्ता इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की जीती की नशिस्तों पर नजरें जमाए बैठी है। अंदरूने सिंध, जो पीपल्स पार्टी की सियासी ताकत का गढ़ समझा जाता है, वहाँ JUI, GDA और मुस्लिम लीग नून मिलकर इत्तेहाद बनाने की काविशों में है ताकि वहाँ पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दिया जा सके। बिलावल भुट्टो के बयानात और सिंध में होने वाली नई सियासी सफबंदी पर हम 13 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, खबरों के मुताबिक मुस्लिम लीग नून, GDA और JUI अंदरूने सिंध पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रही है। इलेक्शन के हवाले से भी JUI और मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ पीपल्स पार्टी से मुख्तलिफ है। क्या आइंदा की सियासी सफबंदी में पीपल्स पार्टी अपनी साबिक इत्तेहादी जमातों मुस्लिम लीग नून और JUI के मुखालिफ खड़ी होगी? सवाल नंबर 2, GDA ने सिंध असेंबली तहलील होने से कबल ऑपोजिशन लीडर बदलने के लिए MQM से हाथ मिला लिया। राना अंसार के ऑपोजिशन लीडर बनने से GDA ने क्या फायदा हासिल किया? सवाल नंबर 3, क्या GDA साबका वफाकी हुकूमत में शामिल 2 जमातों MQM और मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद करके उनकी नाकिस कारकर्दगी का बोझ उठाने के लिए तैयार है? सवाल नंबर 4,
कौमी असम्बली तहलील होने से 20 दिन कबल GDA के साबिक MNA गौस बख्श मेहर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। इससे कबल पार्टी के सीनियर रहनुमा इम्तियाज शेख भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं। क्या वजह है कि पीर पगाड़ा की पार्टी के सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी में शमूलियत को तरजीह दे रहे हैं? सवाल नंबर 5। गुज़िश्ता 16 माह में GDA की रहनुमा सायरा बानो कौमी असम्बली में अपोजिशन की मौसर आवाज बनकर सामने आई हैं। अगर GDA पार्टी सतह पर मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद करती है तो सायरा बानो का मौक़िफ़ बदलेगा या वो पार्टी बदलने को तरजीह देंगी? सवाल नंबर 6। अगस्त के आखिरी हफ्ते में पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में फैसला हुआ था कि पीपल्स पार्टी 90 दिन में इंतखाबात का मुतालबा करेगी। क्या आसिफ अली जरदारी ने पहले मईशत फिर सियासत वाला बयान अपने तौर पर दिया है? उन्होंने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसले की पैरवी क्यों नहीं की? सवाल नंबर 7। 2008 के बाद आसिफ जरदारी ने मफाहमत की सियासत की, जिससे पंजाब में पीपल्स पार्टी को सियासी तौर पर काफी नुकसान हुआ। क्या बिलावल भुट्टो पंजाब में मुस्लिम लीग नून के साथ मुस्तकबिल में मफाहमत की सियासत नहीं चाहते? सवाल नंबर 8। बिलावल भुट्टो अगर आसिफ जरदारी से अलग होकर इंतखाबी हिकमत अमली बनाते हैं तो इससे तहरीक इंसाफ के हामी नौजवान वोटर्स आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की तरफ जा सकते हैं? सवाल नंबर 9। अगर पीपल्स पार्टी हर सूरत 90 दिन में इंतखाबात चाहती थी तो फिर उस वक्त वजीर आला सिंध ने मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में मरदमशुमारी की तौसीक क्यों की थी? सवाल नंबर 10। बिलावल भुट्टो को यह खदशा आखिर क्यों है कि निगरान सेटअप का दौरानिया गैर मामूली तौर पर तवील हो सकता है? क्या उनके पास इस हवाले से किसी किस्म की इतलात हैं? सवाल नंबर 11। बिलावल भुट्टो का कहना है कि उनके कुछ इत्तेहादी इंतखाबात से भागना चाहते हैं। क्या पीपल्स पार्टी इंतखाबात में इल्तवा की जिम्मेदारी मुस्लिम लीग नून, MQM पाकिस्तान और JUIFA पर डालकर खुद बरियो जिम्मा होना चाह रही है? सवाल नंबर 12। बिलावल भुट्टो का कहना है कि घर में वालिद और सियासत में पार्टी के फैसलों का पाबंद हूं। क्या यह कहा जा सकता है कि इंतखाबात की तारीख के हवाले से आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो एक पेज पर नहीं है? सवाल नंबर 13। बिलावल भुट्टो और तहरीक इंसाफ दोनों की तरफ से 90 दिन में इंतखाबात का मुतालबा किया जा रहा है। क्या यह कहा जा सकता है कि इलेक्शन के मामले में मेरे कप्तान और बिलावल एक पेज पर हैं? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूं। हमें GDA से ज्वाइन कर रही हैं उनकी सीनियर रहनुमा सायरा बानो साहिबा। सीनियर तज्जियाकार इरशाद भट्टी साहब आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनकी सीनियर रहनुमा शैला रजा साहिबा भी आज बहुत देर के बाद हमारे प्रोग्राम में वापस आई हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले सायरा बानो साहिबा आपसे पूछना चाहूँगा, इख्तलाफ लग रहा है दोनों बाप बेटा में। आसिफ अली जरदारी साहब एक बयान दे रहे हैं, बिलावल साहब कहते हैं घर में पाबंद हूँ, पार्टी के फैसलों के हवाले से मैं पाबंद नहीं हूँ। दरारें आना शुरू हो गई हैं क्या दोनों में? अस्सलाम वालेकुम। नहीं जी, इख्तलाफ नहीं लग रहा मुझे। वालिद मोहतरम में और बेटे में अंडरस्टैंडिंग है। क्या मतलब? पता है अंडरस्टैंडिंग ही हो सकती है। जैसे आप देखिए, आप नून लीग का मैं परसों भी एक बात की और बड़ा ये लफ्ज चल रहा है कि गुड कॉप बैड कॉप सब खेल रहे हैं। तो मुझे बताया कि जो हर फैसले में शहबाज शरीफ साहब, बड़े मियां साहब की हर चीज वो करते हैं, तो वो क्या उनके मुखालिफ जा सकते हैं? मेरे ख्याल में नहीं जा सकते। तो ये कौन सा खेल है कि वो एक बंदा आंख दिखा, एक एंटी स्टैब्लिशमेंट, एक प्रो स्टैब्लिशमेंट, एक आंख दिखा रहा है, दूसरा थोड़ा लीनियंट होके बात कर रहा है। तो ये समझ नहीं आ रही ना घर घर की कहानी। तो ये अंडरस्टैंडिंग ये आपकी नजर में फिक्स्ड मैच खेला जा रहा है? हाँ जी, ये ऐसे ही है ना। अब आप मुझे बताया कि वो आपको कहा था ना घर घर की कहानी। आप नून लीग देख लेंगे, ये देख ली कि ये क्या बात हुई कि एक बंदा एंटी स्टैब्लिशमेंट खेल रहा है, एक बंदा प्रो स्टैब्लिशमेंट। तो ऐसे कैसे है? ये तो फिर अंडरस्टैंडिंग ही है ना कि एक आंख दिखा रहे हैं और फिर दूसरी तरफ आप थोड़ा सा डील विल भी या जो भी अगले इलेक्शन तक हो सकता है या वो करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो ऐसे ही दिख रहा है, इसके अलावा और तो कोई बात तो ये इरशाद भट्टी साहब, ये मतलब हम लोग फिर बिल्कुल रिलैक्स करें ना? मतलब ये वही मुस्लिम लीग नून वाला फॉर्मूला चल रहा है, एक भाई कुछ कहता है दूसरा भाई कुछ कहता है। भाईजान, पहली बात तो ये है कि बिलावल भुट्टो साहब को आइन और 90 दिन के अंदर इलेक्शन की बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुश्तरका मफादात कौंसल में वो कह के गए कि इलेक्शन नई मरदमशुमारी के तहत कराएं, मतलब 90 दिन के बाद कराएं। और KP और पंजाब में वो आइन तोड़ कर गए। तो KP और पंजाब के मामले में वो आइन, जमहूरियत, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, वोट की इज्जत, सब का जनाजा निकाल के गए बहसीयत PDM की एक जमात के। लिहाजा उन PDM को तो ये बात नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात,
अगर आप समझते हैं कि भारत और इंडिया दो अलहदा मुल्क हैं, इंग्लैंड और बरतानिया दो अलहदा मुल्क हैं, यूएई और मुत्तहिदा अरब अमारात दो अलहदा मुल्क हैं, तो फिर आप समझ लें कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ भी दो अलहदा हैं, अलहदा लोग हैं, और बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी भी दो अलहदा लोग हैं। अच्छा, ये दोनों ऊपर दोनों भाइयों का सब कुछ एक, नीचे दोनों बाप बेटे का सब कुछ एक। दोनों जो कुछ कर रहे हैं, दोनों की मंजिल एक है, ऊपर भाइयों की भी और नीचे बाप बेटे की भी। दोनों जो कुछ कर रहे हैं, ऊपर भी और नीचे भी, सब कुछ एक मनसूबाबंदी के तहत कर रहे हैं और फुल स्टॉप काम में लगा डिस्कस करके कर रहे हैं। अच्छा, आज तक मुझे बताएं कोई एक ऐसा फैसला जिसमें नवाज शरीफ साहब एक तरफ खड़े हैं और शहबाज शरीफ साहब ने उसके अलहदा खड़े होकर और वो फैसला इंप्लीमेंट करवा दिया हो। और दूसरी बात यह है कि आज तक कोई मुझे बात बताएं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने फैसला कर दिया और बिलावल भुट्टो उसके अलहदा खड़े होकर उन्होंने अपना फैसला कर दिया और पार्टी में कोई इख्तलाफ हो गया हो। तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। आप रिलैक्स करें और रिलैक्स करते ही रहना चाहिए आपको। ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं, ये जो आप एक कह रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया है क्या नहीं हो गया, ये सब कुछ एक हैं, एक ही मंजिल है, एक ही रास्ता है और एक ही नज़रिया है। बल्कि नज़रिया तो है ही कोई नहीं, एक ही सोच है और वो सोच है इक़्तिदार की वजह से सब कुछ हो रहा है। शैला साहिबा, आप दोनों की गुफ्तगू आपने सुन ली। मेरा ख्याल में तो सवाल बनता ही नहीं है, करूं या ना करूं। अगर है ही कुछ नहीं, सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो फिर ये अलग अलग बाप बेटा डिफरेंट बयान क्यों दे रहे हैं शैला साहिबा? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर किसी पहले पार्टी में, जो फरिश्तों की पार्टी भी रही, कोई बात आती थी तो कहा जाता था वो हमारे यहाँ जमहूरियत है ना। अच्छा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जी हमारा सबसे बड़ा पार्टी का फोरम सीईसी है और सीईसी की मीटिंग में तमाम पार्टी के लोगों ने और जो हमारे कानूनी एक्सपर्ट हैं उन्होंने आइन से रहनुमाई ली और आइन के हिसाब से जो है फिर वो पार्टी का नैरेटिव आया। पार्टी में एक भी डिसेंटिंग वॉइस नहीं थी। तो चाहे जरदारी साहब हो को चेयरमैन या हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब हों, वो पाबंद हैं सीईसी के फैसलों के। और सीईसी के बाद एक ही बयानी आया। अगर कोई चेयरमैन साहब ये समझते हैं तो उन्होंने ये पार्टी के प्लेटफॉर्म पे नहीं दी है ये बात, ये उन्होंने अलग से अपनी एक बात कही है, लेकिन वो पार्टी के फैसलों के एक मिनट, किसने अलग बात की? बिलावल भुट्टो साहब या आसिफ अली जरदारी साहब? दोनों में से किसने अलग बात की? चेयरमैन साहब ने अगर कोई आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने उसको जी बिल्कुल, उन्होंने उसको सीईसी में नहीं कहा है। अच्छा, आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने इन ख्यालात का इजहार सीईसी में नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया। सीईसी की मुश्तरका एलामिया आ चुका है और उसमें कोई एक भी डिसेंटिंग वॉइस नहीं थी। तो शैला साहिबा सुन, एक मिनट, एक एक करके चलते हैं ना। तो फिर इस मामले पे तो आसिफ अली जरदारी साहब जो बयान दे रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीईसी को तो शो कॉज नोटिस दे देना चाहिए आसिफ अली जरदारी साहब को कि आप वो बयान क्यों दे रहे हैं जो पार्टी की अपनी पॉलिसी है। पार्टी की पॉलिसी से इनराफ क्यों किया आपने? हाँ, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा है कि पार्टी मेरी बात माने, उनका अपना ख्याल है। उन्होंने ये नहीं कहा कि पार्टी मेरी बात माने, ठीक है। अब रही दूसरी बात। अच्छा, एक मिनट ठहरे ना, शैला साहब, एक मिनट, एक एक करके चलते हैं ना। देखिए, आप शैला साहिबा आप ना बड़ी देर के बाद आई हैं प्रोग्राम में, मैं अब आपको इतने आराम से तो नहीं जाने दूंगा ना, थोड़ा सा तो तंग करूंगा आपको। मुझे ये बताइए, क्या आप पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करके कोई इस तरह का बयान दे सकती हैं? आप भी बड़ी पुरानी मेंबर है पीपल्स पार्टी की, आप दे सकती हैं? मैं इनहराफ करके पार्टी पॉलिसी से नहीं दे सकती, लेकिन अपना एक मौक़िफ़ बहुत सारी चीजों पे मैं रखती हूँ जो पार्टी से अलग हो। क्योंकि मेरा इतना बहुत सारा मेरा मौक़िफ़ अलग भी हो सकता है, लेकिन जब मैं पार्टी में हूँ तो डिसिप्लिन में हूँ। मैं करूंगी वही जो पार्टी कहेगी, लेकिन एक मौक़िफ़ रखूंगी तो करूंगी वही। अच्छा, दूसरी बात जो है, ये कहा गया कि ये जो है वो जो है एक ही कहानी है। तो जीडीए के साथ तमाम पार्टीज का अलायंस भी बनना ये नई पुरानी एक ही कहानी है। हमेशा पीपल्स पार्टी के खिलाफ 18 से 19 पार्टी का इत्तेहाद बनता है, जिसमें जेयूआई भी होती है, एमक्यूएम भी होती है और सारी पार्टीज होती हैं।
उनका काम सिर्फ एक होता है पीपल्स पार्टी की मुखालफत करना, तो ये कोई हमारे लिए नई बात नहीं है। फिर सीईसी की बात हुई, सीईसी में जो है सारी एक्सरसाइज हमारी थी कि सेंसस जो है हम उनसे मुतमईन नहीं है। ऊपर के लोगों ने तो जो हुकूमत में बैठे हुए उन्होंने उसी तरह खामोशी पकड़ी हुई थी जैसे वो फेडरल ट्रांसफर के वक्त और जो सिंध का हिस्सा उसको ना मिलने पे खामोश रहते हैं। तो उन्होंने 17 नवंबर को लास्ट ईयर पास कर दिया था हमारे कहने पे। दोबारा ये अच्छा, मैं एक सवाल कर लूं शैला साहब, तो एक जब सवाल, हम सीईसी में गए तो ब्लॉक के रिजल्ट नहीं आए। एक सवाल तो जो डिजिट आई थी ये जीडीए के ऊपर जो आपने थोड़ी देर पहले कहा, ये जीडीए के हवाले से थोड़ी देर पहले आपने जो कहा, ये अब जो इनका इत्तेहाद अगर बन रहा है, जेयूएफए से बात चल रही है, मुस्लिम लीग नून से बात चल रही है, पहले भी था, अच्छा पहले भी था, ठीक है पहले भी था जी, ठीक है। तो ये सुन लीजिए, ये इत्तेहाद, अच्छा सुन तो लेना, सवाल सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ ये इत्तेहाद खुद बन रहा है या आपके ख्याल में बनाया जा रहा है? हमेशा बनता है, नहीं हमेशा बनता है, इट्स नॉट न्यू फॉर अस। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि जब सीएम साहब गए हैं तो ब्लॉक का वो उसमें रिजल्ट नहीं था, और जितना रिजल्ट था उससे नेशनल असेंबली की सीट्स पे तब्दीली नहीं आ रही, तो डिजिट अप्रूव कर दिए। उसमें ये तो नहीं कहा कि आप डिलिमिटेशन होनी जरूरी है। अगर नेशनल असेंबलीज की नशिस्तें नहीं बढ़ रही हैं तो डिलिमिटेशन कैसे होगी? तो ये जरदारी साहब को समझाएं ना, बात करेंगे, ये बात जरदारी साहब को समझाएं। वो ये कह रहे हैं कि मईशत की वजह से उनके अपने ख्यालात हैं, लेकिन जो हम आइन से रहनुमाई ले चुके हैं सीईसी की मीटिंग में सब उसके पाबंद हैं। दूसरी इन्होंने जो बात की वो ये थी कि केपी और पंजाब में, देखिए मैंने इलेक्शन नहीं कराना था, मेरी पार्टी ने मेरी पार्टी ने इलेक्शन नहीं कराना था, मेरी पार्टी ने अपने लोगों को टिकट देने की एक्सरसाइज की और बाकायदा टिकट दिए। अगर 4th क्वार्टर में कोई अपनी असेंबली डिसॉल्व एक बड़े सूबे की करके और दूसरे सूबे केपी की करके हुकूमत से बजट मांगेगा तो सायरा बानो तो नेशनल असेंबली में बैठी है, ये बता चुकी, इन्हें मालूम है कि बजट वैसे भी सरप्लस नहीं होता, और जब बजट पास हो जाए तो चौथा क्वार्टर तो कैसे चल रहा होता है। सायरा बानो साहिबा जवाब देना चाह रही थी, मैं एक मिनट, काफी देर हो गई। एक बात आखिरी रह गई थी कि आज तक क्या हुआ था, मैं जरा सायरा बानो साहिबा को मौका देना चाह रहा हूँ, उनकी बात सुन ले। मैं इसलिए कह रही हूँ वापस आता हूँ, वापस आ रहा हूँ मैं, शैला साहिबा वापस आ रहा हूँ, तो मैंने कहा कि कह देती हूँ। अच्छा चले शैला साहिबा आप ही बात करें जी, वो सायरा साहिबा कह रही हैं आप बात कंप्लीट कर लें पहले। ठीक है, तो बाकी अगर कोई सवाल रह गया हो, क्योंकि आपने पहले का सवाल नहीं करेंगे, फिर उसके बाद आपने सवाल किए, तो मैंने दोनों के जवाब दे दिए। अब मैं जरा आगे चलूँ ना, सायरा साहिबा जमहूरी, वो कह रही है जमहूरियत के तहत ये सब कुछ हो रहा है और इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, यही तो जमहूरियत है, ये हमारी पार्टी में भी जमहूरियत है जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, और आप लोग सारे इकट्ठे मिल गए पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट। नहीं जी, आपको किसने, मतलब एक गवर्नर बैठ के बयान दे देंगे तो आपने हमारी पार्टी का मौकफ सुना, आपने मेरे मुंह से सुना, आपने पीर सदरुद्दीन शाह की क्या कोई बयान सुना आपने? अगर गवर्नर साहब आके अगर वो खुशी खुशी मिलकर आ गए शोएब से बाल कटवाने के बाद, तो वो आके जो भी बयान दे देंगे वो आप हमारे पे थोप देंगे। बाकी 2018 में जेयूआई से इत्तेहाद हुआ था, इत्तेहाद भी नहीं, वो सीट एडजस्टमेंट हुई थी कि जहां पर उनके वोटर्स हैं तो वो वहां पर होता है, और हमारा वो वाला ये नहीं है कि कोई आप इनके, देखिए आप लोग ना गलत तरफ बात ले जाते हैं, डिनाई कर दें सायरा साहब, डिनाई कर दें, नहीं हो रहा, जेयूआई से कोई इत्तेहाद नहीं होगा, नून लीग से कोई इत्तेहाद नहीं होगा। आप देखिए ना, मैं कह रही हूँ कि आपने अभी हमारे मुंह से कोई ऐसी बात नहीं सुनी, आपने गवर्नर साहब का बयान पे आपने वो कर दिया। बाकी ये वाले सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, सायरा साहब डिनाई कर देना भाई, ये तो कह रहा हूँ आप डिनाई कर दें। सीट एडजस्टमेंट क्या होता है? मिलकर इलेक्शन लड़ना? अरे वो ऐसे नहीं होता, एक पार्टी के खिलाफ। और जो कह रहे हैं ना यहाँ पर, अगर एमक्यूएम कह रही है, नून लीग कह रही है, मैं आपको सही बता रही हूँ कि अच्छा जी हाँ पीपल्स पार्टी को ललकार रहे, पीपल्स पार्टी का होल्ड है सिंध में। अगर ये कोई ऐसे ही बोल रहे हैं कि इनके अभी भी किसी ने कहा कि उनका सफाया हो जाएगा, तो अभी मैंने ही बोला था कि जाहिर है अपने इलाके के कोई वडेरे भी हैं, भोतार भी हैं, गांव के गांव हैं, सारे वोट हैं, इस हकीकत से नजरें तो नहीं चुराई जा सकती कि आप कहें कि पीपल्स पार्टी को कोई यूं आके जड़ से उखाड़ देगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, वो भी अपना मौकफ रखेंगे, हमारी पार्टी भी अपना मौकफ रखेगी। अब ये अवाम की मर्जी की, अवाम किसको चुनती है, अगर अवाम को मर्जी करने दी जाए तो। बाकी एमक्यूएम के साथ, एमक्यूएम की कश्ती में हमें सवार न करवाएं,
क्योंकि वो तो आपको पता है कि वो उस वक्त भी हुकूमत में थी, फिर मुल्क के वसी तर मुफाद में वो पीडीएम में भी छलांग लगा कर आ गए, फिर उसके बाद अभी उनके बाकी मसाइल चल रहे हैं। और आपने जो पहले बोला कि वाकई ये तो मैं आपको अपना मौक़िफ़ बता रही हूँ, ज़ाहिर आपने मुझसे सवाल पूछा या अभी इस किस्म की बात कोई पार्टी लेवल पे डिस्कस ही नहीं हुई कि नून लीग की मलामत हम क्यों अपने सर लें। जो वो 16 माह में करके गई है अपनी, उन्होंने जी अपनी सियासत नहीं बचाई, रियासत बचा ली है, और जिस किस्म के काम करके गए और थ्रू आउट आज तक करे जा रहे हैं कि जो इलेक्शन के नाम पे उनको वो कहते हैं ना कि पंजाबी में कहते हैं कि दंदलें पड़ जाती हैं, हाथ पांव टेढ़े हो जाते हैं, मुंह से जाग निकलना शुरू हो जाती है। अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उनकी कश्ती में खुदा हमें सवार ना करवाए कि हम उनकी मलामत क्यों लें। आपने जो सवाल किए मैं आपको अपना मौक़िफ़ बता रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही होगा। ऐसे ही होगा। भट्टी साहब, ये सर सारी आपने गुफ्तगू सुनी, सर जमहूरियत हो रही है भाई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एक जमहूरी पार्टी है, हर बंदे के पास अपना मौक़िफ़ है, ये वजह है। शैला साहिबा ने क्लियर किया सर उसको, आप क्लियर हो गए? देखिए भाईजान, सबसे पहले तो ढूंढे ना कि जमहूरियत कहाँ है, उसके बाद हम जमहूरियत की बात करें। हमारे यहाँ दो तरह के निज़ाम आए हैं, फ़ौजी आमरीत, सिविलियन आमरीत, और जमहूरियत तो कभी आई नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपने एक बड़ी मजे की बात की कि आसिफ अली जरदारी साहब को ये भट्टी साहब, सिविलियन आमरीत, इमरान खान साहब एक सिविल आमिर थे। जी 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 बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल, सारी की सारी पार्टियां ये जो हैं ये सिविलियन आमरीत से भरी हुई हैं। इनकी ना माइंड सेट में जमहूरियत है, ना पार्टियों में जमहूरियत है, ना फैसलों में जमहूरियत है। अच्छा, ये अक्रॉस द बोर्ड। ठीक है। तो दूसरी बात, आपने एक बड़ी मज़े की बात की कि शोकाज नोटिस जारी करें आसिफ अली जरदारी साहब को। आप कैसी बातें करते हैं, वो आसिफ अली जरदारी हैं, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर थोड़ी हैं कि 2 बयानों पर फारिग हो जाएं, तर्जमानी से भी और सेनेटरशिप भी ले लें। वो आसिफ अली जरदारी हैं, वो जब चाहें काफ लीग को कातिल लीग कह दें, जब चाहें काफ लीग से इत्तेहाद कर लें। वो जब चाहें कह दें नवाज शरीफ तुम दरिंदे हो, धरती के नासूर हो, अब तुम पर इतबार किया तो अल्लाह भी हमें माफ़ नहीं करेगा, और जब चाहें उनके साथ हुकूमत बना लें। वो जब चाहें ईंट से ईंट बजा दें और जब चाहें ईंट से ईंट जोड़कर इक़्तिदार में आ जाएं। वो आसिफ अली जरदारी हैं। ये कोई सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी या मुस्लिम लीग नून में आप समझते हैं पार्टी में फैसले होते हैं, या आप इमरान खान साहब अगर कोई फैसला कर लें तो वो पार्टी उसको ख़त्म करके तो नया फैसला कर ले? बिल्कुल भी नहीं भाईजान। ये आप किस दुनिया में रहते हैं? लेकिन तो दुख है। कथा कलामी की जमहूरियत के भट्टी साहब, कथा कलामी की माजरत सर, लेकिन इसी पीपल्स पार्टी में एतजाज अहसन साहब भी मौजूद हैं, इसी पीपल्स पार्टी में लतीफ़ खोसा साहब भी हैं जो इमरान खान साहब की तरफ झुकाव रखते हैं, पसंदीदगी है उस तरफ उनकी, लेकिन वो पीपल्स पार्टी में आज भी पार्टी में मौजूद है, लेकिन खुल के पीटीआई की सपोर्ट भी करते हैं, खान साहब की सपोर्ट करते हैं। अच्छा, आप इसको क्या समझते हैं कि वो अपने तौर पे लगे हुए हैं? अच्छा, नहीं है क्या, या अपने तौर पे वो पीटीआई के साथ? भट्टी साहब ने लगाया। आप समझते हैं कि वो अपने तौर पे लगे हुए हैं? वो शैला साहब हो कह रही है, गई है भट्टी सर, साहब ने आप लगाया। बड़े भोले बादशाह हैं। हाँ हाँ, मैं नहीं लगवाया, मैंने दोनों को बुला के कहा कि अब आप ये करना शुरू कर दें। ये कैसी बात करते हैं भाईजान? बिलावल भुट्टो साहब ने मौला बख्श चांडियो साहब के जवाब में कहा है मुझे कोई एतराज नहीं, हद हो गई है। तो क्या अच्छा, एक आप इसको कंपैरिजन कर लेते हैं, जो एतजाज अहसन साहब और जो लतीफ़ खोसा साहब कह चुके हैं, क्या उतना कुछ कहा था मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने? क्या उतने सख्त बयान दिए थे? क्या उतने पार्टी से हटे थे? तो भाई जहां मामला सूट करता है, जहां आपको पता है पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा है कि हमारी कोई सियासी दुश्मनी नहीं है, जो जेलों में है उनको कहना है घबराना नहीं, 90 दिन के अंदर इंतखाबात। तो ये आप क्या समझते हैं कि ये सारा कुछ बड़े असूलों और बड़े नजरियात और बड़े लतीफ़ खोसा साहब, एतजाज अहसन साहब, ये आपकी नजर में ये भी पीपल्स पार्टी की कोई चाल है कि वो 2 बंदे साइड पे फिट किए हैं कि भाई इधर भी जो है वो ब्रिज खोल के रखना? भाईजान हद हो गई है। आप मुझे बताएं ना कि आप मुझे बताएं कि जो पिछले 14 महीने से, पिछले 16 महीने से जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया, जो कुछ इमरान खान ने किया, उस पर पीपल्स पार्टी उनकी हामी है?
नहीं है। नहीं है। अच्छा आप बताएं कि जो कुछ इमरान खान साहब पीपल्स पार्टी के बारे में कहते हैं, क्या वो एतजाज हसन और लतीफ़ खोसा साहब को कबूल है? नहीं। वो हमेशा लतीफ़ खोसा साहब इसके जवाब देते थे, नहीं है। हाँ। आप क्या समझते हैं कि जो एतजाज हसन लतीफ़ खोसा साहब कह रहे हैं, क्या वो पीपल्स पार्टी की पॉलिसी है? नहीं। नहीं है। तो कहां से आ गया भाईजान? जमहूरियत। आप ये छोड़ सर दीजिए, जमहूरियत, दोनों मेरे लिए जमहूरियत, ये तो कह रहे हैं जमहूरियत जो सर। ये आए मैं सदके जामा जमहूरियत। ये जमहूरियत मुस्तफा नवाज खोखर की तरफ क्यों नहीं उसका धारा बहा? वो हमारा नौजवान भाई उसकी तरफ जमहूरियत आते आते क्या रास्ते में गुम हो गई थी? क्यों नहीं वहां जमहूरियत आई? काफ लीग, कातिल लीग और काफ लीग इत्तेहादी क्यों नहीं जमहूरियत आई? और दूसरी बात ये है कि जब 99 में जब या 2001-2 में जब अमीन फ़हीम साहब लेकर जरदारी साहब को इस्लामाबाद में कहीं निकले थे और बेनज़ीर भुट्टो साहबा परेशान हो गई थी, उस वक्त जमहूरियत कहाँ थी? जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा मिसाके मईशत करके मिसाके जमहूरियत करके तो बावर्दी सदर से मिल रही थी, उस वक्त जमहूरियत कहाँ थी? जब परवेज मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया तो बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने वेलकम किया, उस वक्त जमहूरियत कहाँ थी? ये सारा कुछ शूट करना होता है, सारा कुछ होता है। सवाल डाल दें। अरे आप अब मेरा सवाल ही नहीं करना शैला साहिबा, आपने बड़ी देर के बाद आए, सवाल ही नहीं करना, सवाल ही नहीं करना। मैंने भट्टी साहब ने जो कमेंट किया उसी का जवाब दे दें मैं बस। सारे बता देती हूँ। पहले तो मैं सायरा को कहती हूँ कि पहले जो JU आई थी उसमें MQM भी थी, उसमें सारी जमातें थी पीपल्स पार्टी के खिलाफ। अब मुझे नहीं मालूम कि अब दोबारा होंगी या नहीं, लेकिन सारी जमातें थी नून लीग समेत, चेक कर लीजिएगा। ठीक है। अब दोबारा जो है वो आपको मैं कहूं कि अगर किसी और पार्टी में ये बात होती जो मैंने कहा था, जो इसको आपने मेरा बयान कर दिया, तो उसमें वहां के लोग 3 साल 8 महीने तक यही कहते थे कि हमारे यहाँ जमहूरियत है इसलिए हर आदमी ये बात कर लेता है। मैंने उनका हवाला दिया था। मैंने आपसे ये कहा कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई शख्स कोई भी बयान दे दे, लेकिन वो पार्टी पे डिक्टेट नहीं करेगा, क्योंकि पार्टी का फैसला CCI में वो CEC यानी एतजाज हसन लतीफ खोसा जो बयानात दे रहे हैं वो दे सकते हैं, देते रहे, कोई रोक टोक नहीं होगी। CEC के 2 एजेंडा था, एक के इंतखाबात कब होने चाहिए, दूसरे ये कि हमें क्या करना होगा। तो दोनों बातों के ऊपर CEC बुलाई गई थी और उसमें रहनुमाई ली गई थी तमाम कानूनदान से, चाहे उसमें जो भी हो, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने पार्टी छोड़ दी है। तो पार्टी का एक बड़ा तरीका यही था कि उन्हें बुलाया जाए और उनकी राय ली जाए, और जो अगर वो मेंबर हैं। दूसरी बात जो है वो ये है कि आपने ये बात की कि जो बात आपने की थी उसके हिसाब से मैं सारी बातों कर दूं। पहले भी एक बात का जवाब रह गया था कि देखें, जब हम PDM में थे तो उस वक्त भी गिलगित बल्तिस्तान में हमने और नून लीग ने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था। ठीक है। और जब हम अभी हुकूमती इत्तेहाद में थे तो बाग में भी हमने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है। ठीक है। तो जब आप सीट एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो उसमें ये होता है कि सीट टू सीट आप एक पार्टी के खिलाफ अपना बेहतरीन कैंडिडेट पुट करते हैं। किसी जगह MQM होती है, किसी जगह नून लीग होती है, किसी जगह JUI होती है, किसी जगह पगारा लीग होती है। अच्छा, अब जो आप बात कर रहे हैं मुस्तफा नवाज खोखर की, मुस्तफा नवाज खोखर को सिंध की सीट से जो है वो बनाया गया सेनेटर, और उनको काफी दफा खुद फरियाल साहिबा भी उनके घर गई और उनसे बात की। उन्होंने अभी तक बाज़ाब्ता पार्टी छोड़ी नहीं है। पार्टी के अंदर आपस में इख्तलाफा, मतलब ये कि उन्होंने पार्टी के अगेंस्ट कोई इस तरह की बयानबाजी नहीं की है। ठीक है, वो खामोश हो गए और वो समझते हैं कि वो इस तरह कंटिन्यू नहीं कर सकते। मुस्तफा नवाज खोखर ने अभी तक पीपल्स पार्टी नहीं छोड़ी है, ये ब्रेकिंग न्यूज दे रही हैं आप मुझे। मतलब मेरी नजर से नहीं गुजरा होगा कि उन्होंने कह दिया हो कि मैंने वाकई पार्टी छोड़ दी। अगर छोड़ भी दिया तो उन्होंने पार्टी के अगेंस्ट कोई बात इस तरह से नहीं की है कि क्या मामला। और मुझे मैं ब्रेक ले लेता हूं। मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने ब्रेक ले लिया। मंसूर भाई एक मिनट, मंसूर भाई अच्छा जी भट्टी साहब, मंसूर भाई सिर्फ एक मिनट। पार्टी में लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, और मैं समझती हूँ कि वो एक नौजवान और अच्छे सेनेटर थे।
उन्होंने अपनी मर्जी से किसी बात पे भी जो भी हुई, लेकिन अच्छा भट्टी साहब कमेंट करना चाह रहे हैं, मैं जरा ब्रेक ले लूं। मैं एक ब्रेक, भट्टी साहब मैं यूं आ रहा हूं जी, तो इतना कुछ करा मैं दिया यूं आ रहा हूं वापस, तो फौरन आ रहा हूं मैं। ब्रेक नाज़िर, ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, आई हैव टू टेक अ ब्रेक। भट्टी साहब वांट्स टू कमेंट आफ्टर द ब्रेक, स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के दो मुख्तलिफ बयानात, उसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। मुझे ब्रेक पे जाना पड़ा। भट्टी साहब कुछ कमेंट करना चाह रहे थे, गो अहेड भट्टी साहब। भाईजान, पहली बात तो बड़ी खुशी हुई, अच्छा लगा और दिल बड़ा खुश है, बल्कि गार्डन गार्डन है कि लतीफ़ खोसा साहब और जो एतजाज़ अहसन साहब दोनों पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के ऐन मुताबिक सब कुछ कर रहे हैं, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और बाकी पार्टी भी इस पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के ऐन मुताबिक इमरान खान के साथ कर रही है कि वो फितना है, वो फसादी है, वो दहशतगर्द है, वो गद्दार है, वो फलाना फलाना, वो भी ठीक है। अब बात आ गई इस बात पे कि एक और आपको एक सिंपल सी छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा भाईजान, सिर्फ एक शैला साहबा माजरत के साथ सिर्फ एक सेकंड, तो वो भी देना चाहूंगा कि अब मुझे आप थोड़ा सा रिवाइंड बैक में जाइएगा। जजेस बहाली तहरीक थी, एतजाज अहसन साहब थे, ड्राइवर थे और हरावल दस्ते थे और कहते थे कि रियासत होगी माँ जैसी, झूम झूम के गाना गाया जाता, और जरदारी साहब अगेंस्ट थे जजेस बहाली के और वो बहाल नहीं कर रहा, लेकिन यूसुफ गिलानी साहब ने ऐलान कर दिया था। तो अब मुझे बताएं वहां पार्टी कहां थी, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी कहां थी, आसिफ जरदारी साहब कहां थे, एतजाज अहसन साहब कहां थे। तो ये है भाईजान असल चीज। समझ हो जाए तो मैं भी अपना चूरन बेच दूं। नहीं आप चूरन ना बेचे, आप सिर्फ बयान करें, चूरन ना बेचे। भाईजान बात ये है कि इन लोगों आपका चूरन आला चूरन है, मैं खरीदूंगा। आप बोलने ही नहीं दे रहे ना मुझे, मेरा भी हक है कि मैं बोलूं, आप तो वहीं बैठे हुए, लाउड स्पीकर की भी जरूरत नहीं है। नहीं वो भट्टी साहब इस्लामाबाद में, मैं लाहौर में हूँ, आप कराची में। अच्छा चले ठीक है, फिर भी फासला कम है। देखिए मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इनके अपने एक प्रोफेशन भी है, हम कोई तनख्वाह तो नहीं दे रहे कि आप हमारे साथ रहें, अपने प्रोफेशन के मुताबिक अगर कोई केस लेते हैं। पार्टी में उसमें नाराजगी भी थी और उसके बावजूद मोहतरमा ने टिकट भी दिया था और ये चलता रहता है। पीपल्स पार्टी पे बड़े मसाइल आए, उसके लोगों ने 100 150 मुकदमे भुगते, कभी पार्टी में बेचारे एक्टिव हुए नहीं हुए। पंजाब की पीपल्स पार्टी को मैं तो सलाम करती हूँ। अब रही बात, बहुत सारे डिसिप्लिनरी मैटर होते हैं, कुछ लोग अपने तौर पर कोई कदम बढ़ाते हैं तो पार्टी ये समझती है कि यहाँ पर फलां को नहीं फलां को होना चाहिए और वो अपने फैसले लेती है। ये कोई ऐसी बात नहीं है। बस आगे मेरे ख्याल में पॉइंट आ गया, मुझे अगले टॉपिक पे जाना है जी। बहुत वक्त ऐसे आए कि नैबजादे बनाए गए, बहुत ऐसे वक्त आए कि बहुत सारा कुछ हुआ, लेकिन पार्टी अपनी जगह पे है ना, उसको छोटा करने के लिए बहुत सारे मैटर्स हुए। अच्छा मैं अब अगले टॉपिक पे जा रहा हूँ जी। अगले टॉपिक पे मैंने जाना, मैंने सायरा साहिबा मुझे ये बताइए, आज ये खबर आई कि सदर साहब जो हैं वो डेट का ऐलान करने जा रहे हैं, 90 दिन की डेट का, अंदर की डेट का ऐलान करने जा रहे हैं। अभी तक तो जब ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है अभी तक तो नहीं आया, कोई ऐलान सामने नहीं आया। जीडीए की इसके ऊपर क्या पोजीशन है? 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने के हवाले से क्या सदर मुमलिकत तारीख दे सकते हैं? आपकी पार्टी की क्या राय है? हाँ जी, क्यों नहीं दे सकते? अच्छा। वो दे सकते हैं। और आज तो आपकी कोई तो पता नहीं आप में से कौन कौन से मतलब आई एम सॉरी, इस सहाफत को क्या कर दिया। कोई सदर साहब को अबूरी सदर कह रहे हैं, कोई पता नहीं कौन से सदर कह रहे हैं, एक पार्टी बेहोश हुई हुई है। क्यों नहीं दे सकते? सदर तो है ना। हाँ। लेकिन अब वैसे पूछा जाए तो मुझे समझ नहीं आ रही, अब ये जो हम 90 दिन का चूरन बेच रहे हैं, 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, 60 दिन में क्यों नहीं? क्यों 2 दिन पहले असेंबली डिसॉल्व की, क्यों 60 दिन में इलेक्शन होने नहीं दिए? 90 दिन में इलेक्शन का वो करके, ये देखिए अब जैसे अभी आपने प्रोग्राम किया, आपने आधा प्रोग्राम जाया कर दिया एक बयान के ऊपर। मुल्क में और भी बहुत सारे मसाइल थे और भी सारा कुछ होता। इतना टाइम है आपके पास, चैनल के पास, कि आप एक बंदे से मौका ले रहे हैं? अच्छा नहीं ले रहे। ठीक है, बाकी मसाइल जी बताइए कि ये सब ऐसे ही है, सब हमें घुमाने के लिए, सबको घुमाने के लिए आपका प्रोग्राम। मैं सारा साहब मैं वजह बता देता हूँ ना, मुझे इजाजत दीजिए। मैं सिर्फ वजह ये है कि आप ये बात तो मानेंगी ना कि इस मुल्क में इलेक्शन होंगे तब मसाइल के जो है वो हल होंगे, तो मैं इसीलिए तो चाह रहा हूँ कि हमें पता लगे ना इलेक्शन कब होंगे।
नहीं है। आज आप 4-5 स्टार्ट हो गए हैं। वही मैं कहती हूँ, मैं बार बार कहती हूँ कि मुद्दतों से नौकरी कर रहे हो, तुम कोई काम क्यों नहीं करते? 4-5 आपके लोग तो पागल हो गए, उन्होंने तो एक ही बयानिया पकड़ा हुआ है। इलेक्शन क्यों नहीं, क्यों गैर मुंतखब हुकूमत? ये तो निगरान थे ना, निगरानी के लिए आए थे। हाँ। चलो आप निगरानी करो, आप अपने जाओ। आप बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, सब चुप करके बैठे हुए। पंजाब में क्या हो रहा है? वो मोहसिन नकवी साहब एक गैर आईनी गैर कानूनी वजीर आला बन के इतने बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं। केपी के आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये बैठ के मुआशत, मतलब क्या मुआशत इस निगरान ने सही करनी थी? इस निगरान के होते ना मुआशत। सिंध की निगरान ठीक है जी, सिंध वाली निगरान ठीक है। मुझे तो 4-5 के डोमिसाइल का ही नहीं पता कि मैं तो उनको पंजाब में देखती थी या बलोचिस्तान में देखती थी, वो सिंध में कैसे है? नहीं बड़ा लंबा। बाकिर साहब तो सही है ना, सिंध से ही ताल्लुक है उनका या नहीं है? पता नहीं, मेरा नहीं ख्याल, 2-3 है। मैं देखिए अभी तो निगरान हुकूमत सिंध में बनी हुई ना, आप सिंध को बीच में क्यों घसीट रहे हैं? मैं तो पंजाब और केपी के जहां से आयन आपने टूटा फूटा लुटा अरे फूटा मैं सायरा साहबा इसलिए सिंध का पूछ रहा हूं क्योंकि आपकी जमात का ताल्लुक सिंध के साथ, आपका ताल्लुक सिंध के साथ। सबसे पहले सिंध के बारे में तो बताइए कि उसकी निगरान हुकूमत से आप मुतमईन हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। अच्छा। मैंने तो चेहरे भी बहुत से पहली दफा देखे हैं और नाम भी पहली दफा सुने हैं। अच्छा, आपको अब मुझे तो उससे पहले आपने एक सवाल किया था ना कि आप लोग साथ में हो गए, वो देखिए जमहूरी अमल था, निगरान वजीर आजम वजीर आला का नाम देना था। हलीम आदिल शेख साहब सामने आ नहीं रहे, काफी सारे लोग अंडरग्राउंड थे पीटीआई के, कोई सामने आ नहीं रहा था, तो वो सारा कुछ करना था। बाकी मैं बैठी हूँ ना, मुझसे पूछ रहे हैं तो इसको सिर्फ मेरी हद तक ही रखिएगा, बाकी तो बाकी से पूछिएगा। मेरा तो पेरेंट्स नहीं देखे और मेरे किसी को भी नहीं पता होगा। मैं सायरा साहबा ये बताइए, आज आपकी ना सच्चाई का मैं फैन हूं। मैं दो सवाल करूंगा, दोनों का सच सच हाँ या ना में जवाब देना है। जीडीए जो है वो एक नेचुरल और कानूनी तरीके से, आईनी तरीके से बनी थी, ऑर्गेनिक तरीके से बनी थी, और बाद में जो आपका ऑपोजिशन लीडर चूज हुआ था सिंध असेंबली का, जो एमक्यूएम के साथ मिलके, क्या वो भी नेचुरल तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से सब कुछ हुआ था? दोनों का हाँ या ना में जवाब दे दें। बिल्कुल, मैं सबके जाऊं मंसूर अली खान साहब, तो आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे सारे वो कहते हैं ना ऑर्गेनिक तरीके से फूल बूटे लगे हुए और आप हमें बोल रहे हैं। नहीं। तो मैं तो कहती हूँ कि भैया स्टैंड लेना चाहिए, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो। हाँ। ये जीडीए अब जाहिर है ऑर्गेनिक तरीके से मेरी अपनी मालूमात के मुताबिक नहीं बनी थी और मुझे आगे भी मतलब ऐसे ही है ना, अब आगे भी यही कुछ। मुझे आवाज ठीक करो भाई, नहीं बनी थी सही तरह, जीडीए सही तरह ऑर्गेनिक तरीके से नहीं बनी थी, आप कह रही? बनने के बाद आई थी असेंबली में। सॉरी नहीं आ रही, मुझे अभी भी आवाज नहीं आ रही, क्या कह रही हैं आप? जी मैं कह रहा हूं, आप कह रही हैं जीडीए ऑर्गेनिक तरीके से नहीं बनी थी। भाई देखिए, आप लोग ही बताते हैं ना कि हम लोग ऑर्गेनिक तरीके से नहीं बने। भाई आपने बताना है, पार्टी आपकी कि मैंने बताना है? उससे आगे पूछिए। देखिए यही अभी देखिए ना, आप ये सवाल पूछ रहे हैं, कितनी सारी बातों का आपको पता होता है। भैया हौसला रखें, माइक आपके पास है, चैनल पे बैठे हुए, जरूरी थोड़ी अपने अल्फाज हमारे मुंह में डालने के हम बोले। नहीं बिल्कुल ठीक। तो सारा कुछ होता है तो आगे मेरी बात का आप पूरे सवाल के जवाब सुन लीजिए। हाँ। मुझे देखिए बिल पास हुए, धड़ ये हो गया, सदर से इख्तियारात लेके इलेक्शन कमीशन को दे दिए, 2 आईनी कानूनी गैर कानूनी बनी हुई है। जज साहब सिर्फ डायलॉग बाजी वहां पर चल रही है कि ये कर देना है तो आंसू भर के पार्टी छोड़ दो तो फिर तुम लोगों की जान छूट जाएगी, और पता नहीं कौन से अल्फाज के आज भी बोला है कि आपकी बीवी है, शादी हुई है, नहीं है ये वो। अब मैं क्या सारे टिकटॉक स्टार हो क्या? और दूसरा इलेक्शन कमीशन को इख्तियारात दे दिए सारे, फिर ये सब क्या है कि मीटिंग में बैठे 90 दिन, भाई 60 दिन का अगर था तो 2 दिन पहले असेंबली की डिसॉल्व की, 90 दिन। दूसरा, मुझे मेरे पीडीएम के साथियों ने 15 फरवरी डेट बताई कि हाँ बस सुकून करो, 15 फरवरी को इलेक्शन होगी। मैंने कहा अच्छा 90 दिन में नहीं हो रहे, क्या 15 फरवरी को हो रहे हैं? अब आपने ये इत्तेहाद का सुना, हमें पता ही नहीं, पूरी पता नहीं तुझे रिश्ता कर दिता कि 60 बैठने नून लीग के नाल। नून लीग आप भी हो, ये 15 अक्टूबर भी बस आ ही चाहती है, 15 अक्टूबर कि 15 अक्टूबर कहाँ से आना था किसी ने, वो फिर काजी साहब ने भी आना था क्या? चलो मुझे इजाजत दीजिए, मैं आगे दीगर पैनलिस्ट को भी शामिल करूं। पूरा सुने ना,
पूरा सुने। आज आप आपके चैनल वाले कह रहे हैं कि अब ये सदर में इलेक्शन, भाई इलेक्शन करवाएं, ये गैर क्या, ये तो आई ये निगरान हुकूमत करो। आप निगरान हुकूमत में आपने देखा भी लोगों को, बस रहने दे। मुझे समझ कि यहाँ पर इनकी कोई एसीआर नहीं बनती है जो निगरान हुकूमत में बैठे हुए। अच्छा, 16 माह हुकूमत के थे, 16 माह ये सारे काम हुए नहीं। एक दिन में लंगड़ियाल साहब भी सीधे हो गए, उन्होंने चोरी का पता चला लिया। 2 दिन जिन्होंने स्मगलिंग का पता चल गया। हाँ। तीसरे दिन चीनी का पता चल गया किधर बोरी है। 5वें दिन आंखों में हमारी रोशनियां आ गई किस घर में कितने डॉलर छुपे हुए। अल्लाह का वास्ते। इरशाद भट्टी साहब, ये सर ये इस मामले के ऊपर तो लग रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सर एक पेज के ऊपर आ गए हैं। दोनों कह रहे हैं कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराएं। सर ये इत्तेहाद आगे चल के कोई और बड़ी सतह में भी हो सकता है, आपको लग रहा है कि ये डेवलपमेंट हो रही है? 2 बातें हैं भाईजान। पहली बात तो ये है कि ये जो क्रैकडाउन हो रहा है माफियाज़ के ख़िलाफ़, जिसकी सायरा बानो साहब ने भी एक ज़िक्र किया, ये दुआ करें कि अल्लाह करे कि ये मुकम्मल हो। शुगर मिल मालकान 140 रुपये फ़ी किलो चीनी पर आ गए हैं भाईजान, और ये भी ज़्यादा है, मुआहदा नहीं होना चाहिए था। ये सारे खर्चे निकालें तो 90 रुपये फ़ी किलो चीनी की लागत है और 100 रुपये पे होना चाहिए था, अगर बहुत ज़्यादा भी दे। डॉलर नीचे आ रहा है, बिजली चोर अंदर हो रहे हैं, स्मगलरों जखीरा अंदोजों को पकड़ा जा रहा है। ईरानी स्मगलिंग, किसको क्रेडिट देना सर इसका? सर मैं अभी बात कर ईरानी वो स्मगलिंग में 29 सियासतदान, 90 सरकारी हुकाम, 76 डीलर, 782 करेंसी डीलर्स, हुंडी हवाला वाले। सर ये यतीम है पाकिस्तान क्या हम इन टॉम एंड जेरी के खेलों में पड़े रहेंगे? क्या हमने सारा कीड़े ही निकालने हैं? खुदा के लिए मैं अपने आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा करता हूं और फौज का शुक्रिया अदा करता हूं, इनके खिलाफ ऑल आउट जाएं। ये माफियाज का मुल्क बन गया है, ये बन गया है, ताकतवरों का मुल्क बन गया है, ये पैसे वालों का मुल्क बन गया है। अल्लाह के नाम पे इसका कोई करें। हमारे घर हम बिजली के बिल नहीं दे पा रहे, हमारे बच्चों की फीसें नहीं हो पा रही, 590 अरब की बिजली चोरी और लाइन लॉसेज हैं। क्या करना चाहते हैं इस मुल्क के साथ? हम इन्हीं में खेलते रहेंगे कि जरदारी साहब ने क्या कहा, बिलावल साहब ने क्या कहा, इमरान खान साहब ने क्या कहा, नवाज शरीफ कब आ रहे हैं, शहबाज शरीफ कब जा रहे हैं। खुदा के लिए यार बस करें अब इस मुल्क के साथ। यतीम मुल्क हो गया है, बाद का बांग्लादेश आगे निकल गया है। 650 अरब उसके हैं डॉलर उसके इंडिया के, वो चांद के बाद सूरज पे पहुंच गया है। हम अभी तक इन्हीं चक्रों में पड़े हुए हैं और कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। किसने करना था? हो गया। इरशाद भट्टी साहब, शैला रज़ा साहिबा, सायरा बानो साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आई विश ये डिस्कशन में मजीद कर सकता, लेकिन क्या करें, टाइम अप हो गया। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।